हाय स्टूडेंट, मैं चंद्रदीप गर्ग आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा क्लासेस 111 में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको हमने बताया था कि कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में एक भौतिकी में होता है एक प्रकाशिकी का चैप्टर, मतलब प्रकाश से रिलेटेड बातें, और एक विद्युत से। तो हमने परीक्षा को नज़दीक देखते हुए या परीक्षा को देखते हुए हमने थोड़ा सा पॉइंट विद्युत का स्टार्ट किया है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने एक पात्र परिचय कराया था आवेश का। आवेश है क्या, आवेश के बारे में दो छोटी छोटी टिप्पणियां बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे और आगे के तथ्य पर। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट था इसमें मूल आवेश, अगली हेडिंग आप रखिएगा, मूल आवेश। वास्तव में अगर देखा जाए तो आवेश की एक प्रकृति के बारे में हमने पूरी तरह से बताया था। आवेश के बारे में बताया। मूल आवेश क्या है? किसी पदार्थ पर जितना न्यूनतम मतलब कम से कम आवेश उत्पन्न किया जा सकता है, वही उसका क्या होता है? मूल आवेश। अब अगर बात करें कम से कम कितना उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ दे सकता है या कितना पदार्थ ले सकता है, लेकिन कम से कम की बात करें तो कम से कम अगर कोई बात करे तो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है। तो जो मूल आवेश होता है, मूल आवेश E इक्वल टू होता है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इसका मान है, थोड़ा सा ये नोट कर लीजिएगा। तो मूल आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ पर जितना न्यूनतम मतलब होता है कम से कम। इसके बाद एक पॉइंट है, उसे हम कहेंगे आवेश की परमाणुकता। बहुत ही घातक है, आवेश की परमाणुकता। ये क्या होता है? जैसा कि मानते हैं हम लोग कि आवेश किसी पदार्थ पर उत्पन्न भी किया जा सकता है। तो मूल आवेश, एक मूल आवेश होता है और दूसरा हम किसी भी कारक के द्वारा या किसी भी युक्ति से किसी पदार्थ पर अगर आवेश उत्पन्न कर रहे हैं तो वो जो उत्पन्न आवेश है इस मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब होता है पूरा पूरा गुना, 1 गुना, 10 गुना, 20 गुना, आधा तिहावा चौथाई नहीं। ठीक। तो अगर आवेश की परमाणुकता की बात करें तो किसी पदार्थ पर, ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ पर उत्पन्न किया गया कुल आवेश, होल चार्ज, कुल आवेश, मूल आवेश, जिसको हम स्मॉल क्यू मान लेते हैं अभी से ही, कुल आवेश, मूल आवेश का, मूल आवेश मतलब स्मॉल ई का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब पूरा पूरा गुना, पूर्ण गुणज होता है। और इसका जो सूत्र है Q इक्वल टू यानी, तो Q क्या है? कुल आवेश, E क्या है? मूल आवेश, जहां N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक। तो ये पॉइंट नोट डाउन करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे न्यूमेरिकल हम चैप्टर के अंत में जरूर लिखवाएंगे और 4 टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, ये हम लिखाएंगे। चलिए भाई, अगली बात हम पहुंचते हैं इंपॉर्टेंट टिप्पणी की, विद्युत धारा। विद्युत धारा, अगर इसका हम मात्रात्मक परिभाषा बताएं तो आवेश प्रवाह की दर को, किसको? ध्यान दीजिएगा, आवेश प्रवाह की दर को, ठीक, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत
धारा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ आवेश प्रवाहित कहाँ करोगे? किसी चालक में। ठीक, चलिए मानते हैं इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो एक परिभाषा का एक ट्रिक जान लीजिए। जिस परिभाषा में दर कहा जाए, जिस परिभाषा में दर कहा जाए उसमें हमेशा समय से भाग करते हैं। मतलब जैसे अगर बात करी जाए विद्युत धारा की, तो इसमें दर कहा गया है, तो दर का मतलब समय से भाग दिया जाए। क्या किया जाए? समय से भाग दिया जाए। विद्युत धारा, हमने कहा था विद्युत आवेश प्रवाह की दर को, तो दर चाहे जिस परिभाषा में हो उसके हर में हम समय लिखेंगे, और जो दूसरी राशि है, दूसरी राशि माने आवेश, वो उसका अंश होगा। ठीक, लेकिन ये केवल आवेश नहीं, कैसा आवेश? प्रवाहित आवेश। तो आई से इसको डिनोटेट करते हैं, क्यू आवेश हो गया, और समय को हम टी से थे, आई बराबर क्यू अपान टी। इसका जो मात्रक होता है यूनिट, अगर मैं मात्रक की बात करूं तो वास्तव में इसका मात्रक एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो ध्यान दीजिएगा, ये एक मूल राशि है, और इस आधार पर इसका मात्रक निकालोगे तो क्या होगा? क्यू का होगा कूलाम प्रति सेकेंड होगा। ठीक, इस आधार पर अगर देखा जाएगा तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड। मात्रक क्या होता है, और उस आधार पर मतलब ये जो एसआई मात्रक इसका है क्या है? एम्पियर। धारा के विषय में एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं, नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। जैसे आप लिख सकते हैं, धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ठीक, वास्तव में धारा की कोई दिशा नहीं होती, ठीक ना। लेकिन एक इसका विरोधाभासी फैक्ट है कि धारा का प्रवाह, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम वो लिख रहे हैं, धारा का प्रवाह धनावेश की दिशा में तथा ऋण आवेश के विपरीत, धारा का प्रवाह माने विद्युत धारा का प्रवाह धनावेश की दिशा में तथा ऋणावेश के विपरीत होता है। ये छोटे छोटे फैक्ट थे। ठीक, तो धारा थोड़ा सा पूछा जाता है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और हीरो पार्ट पढ़ाने चल रहे हैं, वो है वैद्युत विभव या विभव। विभव, विभव से पहले हम एक फैक्ट बताएंगे, एक कह सकते हो कि याद करने की एक ट्रिक बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ पर बिंदु आवेश है, तो इसके चारों ओर क्या बन जाएगा? एक वैद्युत क्षेत्र। ये कोई बिंदु आवेश और इसके चारों ओर क्या बन जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। इस क्षेत्र में हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी डी ई ऐसे ले लिए, और यहाँ हमने मान लिया इस क्षेत्र के का इन्फिनिटी पॉइंट है, मतलब अनंत है, और यहाँ से कोई परीक्षण आवेश हम ले आए इसके भीतर किसी बिंदु तक। तो देखो एक चीज आप खुद जानिए, आवेश को जब यहाँ से यहाँ लाओगे किसी बिंदु तक तो कार्य किया जाएगा। ठीक, तो वही कार्य जो होगा वो और ये इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव। तो इसकी परिभाषा सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। क्या होता है? किसी एकांक आवेश को, एकांक आवेश को कहां से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में
लाने में जो कार्य किया जाता है वही वैद्युत विभव होता है, या वही वैद्युत विभव या विभव होता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V। ठीक, अब मैं अगर बात करूं विभव की, तो विभव बराबर, इस देखिए एक परिभाषा हमने धारा की बताई, जहां दर था तो वहां हम हर में मैंने समय को समय हर मान लेते थे। एक और टेक्निक जान लीजिए फॉर्मूला बनाने का, कि जिस भौतिक राशि को एकांक बोला जाए तुरंत वो उस सूत्र का हर के रूप में होगा। जैसे यहाँ बोल रहा है किसी एकांक आवेश को, तो यहाँ आवेश क्या है, एकांक, तो आवेश हो जाएगा नीचे। ठीक, जिस राशि को ज्ञात करना है वो बराबर के पहले, और जिसे एकांक मानते हैं वो क्या बन जाएगा, हर। यूनिक पॉइंट है वो, हर परिभाषा में, हर टिप्पणी में आपको सूत्र रखने की जरूरत नहीं है, वो बन जाएगा हर। और दूसरी जो राशि परिभाषा में होगी भौतिक राशि, वो अंश बन जाएगी। तो किसी आवेश, एकांक आवेश, ये पहली राशि है। अच्छा, दो बार लिख दिए थे। किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य, अब यहाँ दूसरी राशि, तुरंत आंख बंद करके ले आओ ऊपर, कार्य किया जाता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। तो विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, कार्य होता है W/Q0। ठीक ना। और इसका अगर मात्रक देखोगे तो इसका मात्रक होता है, W का होगा जूल और प्रति इसका होगा कूलाम, जिसे जानते हो क्या कहते हैं, जिसे बोल्ट कहते हैं, जिसे बोल्ट कहते हैं। ठीक, इसी से मिलता जुलता ये परिभाषा तो मान लीजिए बहुत कम पूछी जाती है विभव की। एक परिभाषा है विभवांतर की, थोड़ा सा विभवांतर के बारे में जानिए। ठीक, विभवांतर, विभवांतर ये INP इंपॉर्टेंट है। विभवांतर क्या होता है जानिए। पहले क्या था कि ये वैद्युत क्षेत्र था किसी आवेश के कारण, और यहाँ एक अनंत था, यहाँ से इसको हम यहाँ ले आए मान लीजिए A पॉइंट पर, और ये BCD है, तब जो कार्य किया जाता था वो विभव था। लेकिन वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक किसी एकांक आवेश को, कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से हम यहाँ ले आए, तो यहाँ भी कार्य करना पड़ेगा, यही जो कार्य है ये विभवांतर। तो किसी एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, या विद्युत क्षेत्र के, किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से, ध्यान दीजिएगा, भीतर, यहां भीतर एक बिंदु से, ठीक, दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उसका, वही उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, किसी एकांक आवेश को कहां से, विद्युत क्षेत्र के भीतर, मतलब पहले क्या था, अनंत से लाए थे, अब यहीं अनंत से नहीं, विद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाए, जैसे मान लीजिए अनंत आप कहीं दूर मानते हैं, और एक निश्चित एरिया में क्या हो जाए, आपका वैद्युत क्षेत्र हो जाए, तो उसी क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर जो है, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर को भी V से डिनोटेट करते हैं। ठीक, अब अगर विभवांतर का फॉर्मूला देखेंगे, विभवांतर, ठीक, तो विभवांतर का फॉर्मूला देखेंगे तो विभवांतर V बराबर होगा, एकांक यहाँ क्या है, आवेश, और दूसरी राशि क्या है, कार्य W। ठीक, इसका भी मात्रक, ध्यान दीजिए बहुत मजेदार बात है, इसका भी मात्रक
क्या होता है, इसका होगा जूल प्रति कूलाम, जिसे क्या कहते हैं, जिसे बोल्ट कहते हैं, जिसे कहते हैं बोल्ट, ठीक ना। तो ये जूल प्रति कूलाम बोल्ट। और ये कक्षा 10 की भौतिकी है। जब आप 11वीं में 12वीं में जाएंगे तो जहाँ आप मात्रक लिखते हैं, ठीक ना, उसी के तुरंत बाद आपको एक नई चीज़ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, वो है विमीय सूत्र। तो हम 11 वाले क्लास में आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको पक्का मिलेगा। एक मज़ेदार बात यह है कि यहाँ के जो लोग सोचते हैं कि 10वीं 9वीं के जो भी सिस्टम है वो 11-12 में नहीं मिलेंगे, तो ये चीज़ें मिलेंगी, कई रूपों में मिलेंगी, इनके और कई पार्ट्स बताने होंगे। और 10वीं का जो प्रकाशिकी और वैद्युतिकी है ये कक्षा 12 में भी है, इस बात का बिल्कुल आप हल्के में मत लीजिए। हाँ, यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट है, कम है, वहाँ आपको थोड़ा सा बड़े रूप में मिलेगा। तो माय डियर, इस बात को हल्के में बिल्कुल ना लीजिए। एक जगह आप पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा पात्र परिचय रहेगा, तो आप 12 में पहुंचेंगे तो आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं अगर बताऊं तो इस चैप्टर में जो अगला मेरा वीडियो आएगा या अगला पॉइंट जो होगा वो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हम इस बोल्ट को, एक बोल्ट की परिभाषा बताएंगे, कैसे निकाली जाती है, खूब पूछी गई है। उसी में हमारा रहेगा ओम का नियम, ओम के नियम का रेखीय सदिश निरूपण जो भी है अपना ग्राफ द्वारा बताएंगे। उसके बाद में शुरू होगा रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का सिलसिला। और बहुत जल्द ही हम अगले वीडियो के साथ आएंगे। चैनल का सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, विशेष करके यूपी बोर्ड के बच्चे और अन्य भी लोग करें, ताकि जानकारी आपको हो सकता है कि इससे कंपटीशन की दुनिया में भी कहीं मिल जाए, और डेफिनेटली मिलेगी। बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।